हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बैंक्स ऑफ साइंस और मैं हूं आपका होस्ट तुराब। आज तकरीबन सभी लोग ये मानते हैं कि ये यूनिवर्स एक धमाके यानी बिग बैंग से शुरू हुआ। बहुत सारे लोगों ने इसके शुरू होने की और भी बहुत सारी थ्योरीज सामने रखी हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद 80% लोग बिग बैंग थ्योरी को ही सही मानते हैं। तो आज हम इसी बिग बैंग थ्योरी के बारे में जानेंगे कि ये थ्योरी क्या है और ये शुरू कहाँ से हुई। हम इंसान आज कितनी तरक्की कर चुके हैं। हम ज़मीन के चक्कर लगाते हैं, चांद पर कदम रख चुके हैं, मार्स पर रोबोटिक मिशन उतार चुके हैं और तो और हम स्पेस में लाखों करोड़ों लाइट ईयर्स दूर तक देख सकते हैं। जिस नीले प्लेनेट पर हम रहते हैं उसका नाम अर्थ है और अर्थ सूरज के चक्कर लगाता है। हमारा सूरज एक जी टाइप येलो ड्वार्फ स्टार है जो हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में मौजूद बाकी 10 अरब सितारों के साथ हमारी गैलेक्सी के सेंटर का चक्कर लगाता है। और हमारी मिल्की वे गैलेक्सी जैसी 2 ट्रिलियन से ज़्यादा गैलेक्सी साल 2016 तक हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में डिस्कवर हो चुकी हैं। लेकिन ये सब शुरू कैसे हुआ? आज से तकरीबन 13.8 अरब साल पहले एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने इस पूरे यूनिवर्स को जन्म दिया। वो एक बहुत बड़ा धमाका था जो एक एटम के साइज से भी छोटे नुक्ते में हुआ, जिसे हम पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी भी कहते हैं। उसी धमाके के बाद 1 सेकंड के करोड़वें हिस्से में इस यूनिवर्स का जन्म हुआ और आज तक ये यूनिवर्स फैल रहा है। उसी धमाके को हम बिग बैंग कहते हैं। बिग बैंग क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं और ना ही हम कभी ये जान पाएंगे। तो फिर हम इतना श्योर होकर ये कैसे कह सकते हैं कि बिग बैंग हुआ था? क्या हमारे पास बिग बैंग का कोई सबूत है? ये जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा सन 1608 में, जब एक जर्मन डच आई ग्लास मेकर जिनका नाम हैंस लिपर्शी है, जिन्हें जॉन्स लिपर्शी के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने एक ऐसी टेलीस्कोप इन्वेंट करने का दावा किया जो तमाम ऑब्जेक्ट को 3 टाइम्स मैग्नीफाई कर सकती थी, यानी हर चीज़ 3 गुना बड़ी दिखाई देती थी। तो इस तरह टेलीस्कोप्स का जन्म हुआ। फिर साल सन 1609 में मशहूर इटालियन एस्ट्रोनॉमर, फिजिसिस्ट, इंजीनियर गैलीलियो गैलीली ने एक ऐसी बेहतर टेलीस्कोप बनाई जो ऑब्जेक्ट्स को 20 टाइम्स मैग्नीफाई कर सकती थी। यही वजह है कि गैलीलियो को फादर ऑफ टेलीस्कोप्स भी कहा जाता है। उन्होंने ही हमें बताया कि आसमान में चमकते सभी ऑब्जेक्ट्स सितारे नहीं, इनमें से कुछ प्लैनेट्स हैं जो सूरज के चक्कर काट रहे हैं। उन्होंने ही जुपिटर के 4 बड़े मून्स गैनेमेड, यूरोपा, लो और कैलेस्टियो की खोज की और उन्होंने ही सैटर्न के रिंग्स का पता लगाया और उन्हें ऑब्जर्व करने वाले पहले इंसान बन गए। वक्त के साथ साथ इंसान तरक्की करता गया और फिर 20वीं सदी के शुरुआत में जॉर्ज एलरी हेल, अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर, ने उस वक्त की सबसे एडवांस और सबसे बड़ी माउंट विल्सन ऑब्जर्वेटरी बनाई और उसमें सबसे बड़ी एडवांस दी 100 इंच टेलीस्कोप लगाकर जब आसमान की तरफ नज़रें उठाईं तो उन्होंने अलग अलग शेप्स के कुछ ऑब्जेक्ट्स देखे और वो हैरान रह गए। ये नेब्यूलास थे, लेकिन कोई उनके बारे में उस वक्त नहीं जानता था। जॉर्ज एलरी हेल ने उन चमकीले ऑब्जेक्ट्स को देखने और उनके बारे में जानने के लिए दुनिया भर के तमाम एस्ट्रोनॉमर्स को माउंट विल्सन ऑब्जर्वेटरी में इनवाइट किया। तो उस वक्त के एक मशहूर एस्ट्रोनॉमर सर एडमंड हबल भी वहां पहुंचे और उन नेब्यूलास का बारीकी से जायजा लिया और पता लगाया कि इस यूनिवर्स में मौजूद हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के अलावा और भी ढेरों गैलेक्सीज और नेबुलास मौजूद हैं। और जब उन्होंने एंड्रोमेडा गैलेक्सी को ऑब्जर्व किया और उसका डिस्टेंस पता किया तो वो चौंक गए, क्योंकि उन्हें पता चला कि यूनिवर्स में मौजूद हर चीज़ हमसे दूर जा रही है। मतलब ये यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है। और ये जानकर वो और भी ज़्यादा उलझन में पड़ गए, क्योंकि एक्सपेंशन आखिर कभी कहीं से तो शुरू हुआ होगा। मतलब ये सारा यूनिवर्स पहले एक एटम के साइज से भी छोटे नुक्ते यानी पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी में कैद था और यहीं से शुरू हुई द बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी जिसके मुताबिक हमारा ये पूरा यूनिवर्स एक एटम से भी छोटे पॉइंट में कैद था, यानी अब हम हैं लेकिन पहले नहीं थे। इसे साबित करने के लिए हमें ठोस सबूतों की ज़रूरत थी और सबूत ढूंढने के लिए हमें और ज़्यादा बड़ी और एडवांस टेलीस्कोप की ज़रूरत थी, जिससे हम विजिबल लाइट के अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को भी देख सकते हों। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का फ़ायदा ये है कि इससे हम वो चीज़ें भी देख सकते हैं जो विजिबल लाइट में नज़र नहीं आती
और फिर 20 मई 1964 को दो अमेरिकन रेडियो एस्ट्रोनॉमर रॉबर्ट विल्सन और एरन एलन पेंजियस ने हमारी गैलेक्सी की हल्की चमक को ऑब्जर्व करने के लिए जब रेडियो टेलीस्कोप को स्पेस की खाली जगहों की तरफ घुमाया तो उन्होंने एक्सीडेंटली कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन को डिस्कवर किया जो बहुत ही गर्म थी। उन्होंने स्पेस की दूसरी जगहों को भी ऑब्जर्व किया और पाया कि ये रेडिएशन पूरे यूनिवर्स में फैली हुई है। वो हैरान हुए कि ये एम्प्टी स्पेस जिसका टेम्परेचर एब्सोल्यूट 0 डिग्री होना चाहिए था वहाँ से गर्म रेडिएशन क्यों आ रही है। पहले वो समझे कि शायद टेलीस्कोप में कोई तकनीकी खराबी पैदा हो गई है। उन्होंने टेलीस्कोप को सही से चेक किया, यहाँ तक कि टेलीस्कोप पर बने कबूतरों के घोंसले भी साफ कर दिए, मगर ये रेडिएशन मुस्तकिल रिसीव होती रही। वो दोनों इस बात से अनजान थे कि उन्होंने इत्तेफाक से बिग बैंग का सबूत ढूंढ लिया है और ये था बिग बैंग का आफ्टर ग्लो, जिसे आज भी हल्की लाल चमक के साथ आसमान पर रेडियो टेलीस्कोप की मदद से देखा जा सकता है, जो बिग बैंग के 3,80,000 साल बाद का है। रॉबर्ट विल्सन और एरन एलन पेंजियस की इस ग्रेट डिस्कवरी के लिए उन्हें साल 1978 में नोबेल प्राइज भी दिया गया और फिर सन 2001 में विल्किंसन माइक्रोवेव एनेस्ट्रॉपी प्रोब को लॉन्च किया गया, जिसने यूनिवर्स में फैली बिग बैंग की चमक का नक्शा बनाया, जिसमें 9 साल का अरसा लगा। इस तरह हमें पक्का सबूत मिला बिग बैंग का। लेकिन हमने ये कैसे पता लगाया कि बिग बैंग 13.8 अरब साल पहले ही हुआ था? एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से हम इसे समझ सकते हैं। अगर हम एक ब्लास्ट की वीडियो देखें और फिर इसे रिवर्स करें तो हमें धमाके के टाइम का पता चल जाता है, और इसी तरह हमें बिग बैंग के वक्त का भी पता चला। और ये सारे सबूत इस बात का जवाब देते हैं कि बिग बैंग हुआ था और कब हुआ था। तो दोस्तों, ये थी बिग बैंग की डिटेल इन्फॉर्मेशन। इसमें से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हमने स्किप कर दी है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में हमें सजेस्ट करें कि हमें नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाना चाहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।